हेलो जी, आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मैं डॉक्टर लक्ष्मी। फीमेल इनफर्टिलिटी या स्त्रियों में जो बंधत्व या बांझपन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या होता है, किन कारणों की वजह से ये इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या सही टाइम है डॉक्टर के पास जाने का, इन सब चीज़ों के लिए आज डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनफर्टिलिटी कहते किसे हैं। शादी के 1 साल के बाद भी अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और तब भी अगर आपको बच्चा ना लगे, किसी भी वजह से आप नेचुरली कंसीव ना कर पाएँ, शादी को 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं लेकिन बच्चा नहीं लग पा रहा है, तो इसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं इसके, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है या आपको ऐसा कोई लक्षण आ रहा है। सबसे पहले जो सिम्टम है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल हर तीसरी लड़की को हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस होने शुरू हो गए हैं। स्पेशली मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ, लॉकडाउन के बाद जो पीसीओडी के केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन छोटी छोटी एज की लड़कियों को भी हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो पीरियड्स की डेट है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं हो रही है या बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं आ रही हैं। जो आपकी पीरियड्स की साइकिल्स हैं वो लॉन्ग तो नहीं हो रही हैं या शॉर्ट साइकिल्स तो नहीं आ रही हैं। फिर पीरियड्स में फ़्लो कैसा आ रहा है आपको, आपका जो ब्लड का कलर है बहुत ज़्यादा ब्राउनिश या बहुत ज़्यादा डार्क कलर का ब्लड तो नहीं आ रहा है, उसमें क्लॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल फ़्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा जो इसका लक्षण है वो है ओव्यूलेशन टाइम का पता ना चल पाना। जैसे कि अगर किसी को इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उनका जो फर्टाइल डेज़ है वो पता नहीं चल पाता है कि फर्टाइल डेज़ कब हैं, जिन दिनों में बच्चा लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फर्टाइल पीरियड कब होगा, ताकि उन दिनों में अगर आप लोग रेगुलर इंटरकोर्स करें तो आपके जो कंसीविंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड इसका लक्षण मैं बोलूँगी वो है कि अगर आपकी जो एग्स की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बन पा रही है। जैसे कि ब्लड टेस्ट में अगर आपका एएमएच लेवल लो आता है तो इसका मतलब है कि आपके जो फॉलिकल्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। आपके जो फॉलिकल्स हैं उनका साइज़ अच्छे से नहीं बन पा रहा है। जैसे हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए 18 से ज़्यादा बड़ा जो है एग का साइज़ चाहिए होता है, लेकिन अगर फॉलिकुलर स्टडी में जो एग साइज़ है वो 18 से कम आ रहा है या फिर जो एग्स हैं वो ओवर साइज़ के बन रहे हैं तो इससे भी जो इनफर्टिलिटी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं चौथे लक्षण की बात करूं तो अगर आपकी ट्यूब्स में कोई डिफ़ेक्ट है, जैसे कि अगर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ गई है या अगर उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, ट्यूब्स की जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से प्रॉपर ट्यूब्स अपना काम नहीं कर पा रही हैं, तब भी इनफर्टिलिटी जो है वो हो जाती है। ट्यूबल ब्लॉकेज एक बहुत ही बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी होने का, लेकिन इसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इम्प्लांटेशन डिफेक्ट्स यानी कि यूट्रस में बच्चा ना लग पाना, यानी कि मैंने बहुत अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है। बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं जिसमें कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन 3 महीने से पहले ही जो बच्चा है वो अबॉर्ट हो जाता है और रीज़न कुछ भी पता नहीं लग पाता है। ऐसे में हम जो रीज़न निकालते हैं वो यही है कि यूट्रस में अच्छे से बच्चा चिपक नहीं पाता है, इम्प्लांटेशन डिफेक्ट्स हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे बच्चेदानी की लेयर होती है वो इतनी पतली होती है कि वो अच्छे से बच्चे को अपने अंदर इम्प्लांट नहीं कर पाती, चिपका नहीं पाती है और वहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस मैं बहुत देखती हूँ अपनी डेली प्रैक्टिस में। और अगर इन ऐसे केसेस में अगर हम स्टार्टिंग से ही ध्यान दें, जैसे ही आपने कंसीव कर लिया तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए अगर जाएंगे तो हम अर्ली मिसकैरेजेस को भी रोक सकते हैं, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है कपल्स के लिए। इनफर्टिलिटी में आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?
सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है ये सोचने के लिए कि हमें कब से ट्राई करना चाहिए या हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने बेसिक चेकअप्स के लिए, अपने बेसिक टेस्ट के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। और आप दोनों को ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अकेली वाइफ़ को ही उन अपने टेस्ट्स की ज़रूरत है करवाने की। हस्बैंड एंड वाइफ़ हम दोनों के ही जो बेसिक रूटीन टेस्ट हैं वो हम करते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्ट्रेस ओरिएंटेड जॉब है, अगर दोनों जो कपल्स हैं आप दोनों वर्किंग हो, आपका टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, जॉब में बहुत स्ट्रेस रहता है या आपका लाइफ़स्टाइल बहुत इम्बैलेंस रहता है, तो भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को थायराइड हो या हार्मोनल इम्बैलेंस की पहले से हिस्ट्री हो, तो भी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको भी अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ क्या बेसिक टेस्ट हैं जो हम इसमें करवाते हैं। अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो फ़ीमेल्स में हम लोग कुछ बेसिक से टेस्ट करवाते हैं। स्पेशली हम कंप्लीट हीमोग्राम करवाते हैं पेशेंट का, और कुछ हार्मोनल प्रोफाइल होती है, पीसीओडी प्रोफाइल होती है, जैसे कि हम आपका एफएसएच एलएच लेवल चेक कराते हैं, आपका एएमएच लेवल चेक कराते हैं, आपका थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, आपका सीरम प्रोलैक्टिन लेवल चेक कराते हैं, सीरम इंसुलिन इसमें हम चेक कराते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट्स हैं जो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं, और वो सभी जो हैं बेसिक चेकअप्स हम लोग ज़रूर इसमें कराते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि मैं जब भी अपने क्लिनिक पर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ तो मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ही चेकअप्स ज़रूर करवाती हूँ, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में ये एक स्टिग्मा बन गया है या ये एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सी सोच बन गई है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो डैट मीन्स के वाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम होती होगी या वाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से इनफर्टिलिटी है या इस वजह से बच्चा नहीं लग पा रहा है। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, जो लेडीज़ हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, इवन इतनी डेस्परेट होती हैं कि कई बारी तो मेरे सामने रोने भी लग जाती हैं। तो ये चीज़ को इस वीडियो के थ्रू मैं इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर इनफर्टिलिटी है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी वाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम है। कई बारी बहुत छोटे छोटे विटामिन्स, मिनरल्स या बहुत छोटी छोटी कमी की वजह से भी, या कई बारी जस्ट कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी, कि आपको अपने फर्टाइल पीरियड्स के बारे में ही नहीं पता है या किस तरीके से आपको इंटरकोर्स करना है, किस पोजीशन में करना चाहिए, इन सब चीज़ों का नहीं पता है, इस वजह से भी कई बारी बच्चा नहीं लग पाता है। और ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर आप अपने डॉक्टर से काउंसलिंग करके और उनसे मेडिसिन्स लेकर उनसे प्रॉपर डिस्कस करके अगर आप करेंगे तो 80% तो कपल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली ही कंसीव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक मेडिकेशंस। ठीक है, तो मेरा जो आज ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है वो यही है कि मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूं कि अगर इनफर्टिलिटी है तो इट डज़ंट मीन्स कि ओनली योर वाइफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। आप दोनों ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर आप दोनों ही एफ़र्ट्स करेंगे, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेंगे, अपने डॉक्टर के पास जाकर और खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। मैं देखती हूँ मेरे पेशेंट्स को, जब भी मेरे पास कोई कपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स मैं उनकी काउंसलिंग ज़रूर करती हूँ। मैं ये इंश्योर करती हूँ कि उनका स्ट्रेस लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, या उनकी आपस में बॉन्डिंग कैसी है, या ऐसा तो नहीं है कि जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है। क्योंकि ट्रस्ट मी, जो स्ट्रेस है बहुत छोटा सा वर्ड है, बट इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हार्मोन्स पर, और स्पेशली इनफर्टिलिटी केसेस में। अब बात करती हूँ मैं मेल्स के लिए क्या टेस्ट हैं। तो मेल्स के लिए नॉर्मल बेसिक
कंप्लीट हीमोग्राम हम कराते हैं, एक थायराइड प्रोफाइल हम लोग ज़रूर कराते हैं, फ्री टेस्टोस्टेरोन हम कराते हैं और इसके अलावा सीमेन एनालिसिस जो है वो हम ज़रूर कराते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कुछ जो मेल पेशेंट्स होते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप भी अपने सीमेन की जांच कराइए या अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो अपने पानी की जांच कराइए, तो जो मेल पेशेंट हैं वो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं या वो लोग बोलते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है जांच कराने की, वी आर फिट एंड फाइन। बट ऐसा नहीं है, इट इज़ अ वेरी बेसिक टेस्ट। तो अगर आप लोग करा लेंगे तो हमें उस छोटे से टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाती हैं। सीमेन एनालिसिस में हमें सीमेन का क्वांटिटी पता चल जाता है, उसका क्वालिटी कितना अच्छा है, वो एसिडिक है या एल्केलाइन है, उसका पीएच लेवल कितना है, या आपके जो स्पर्म्स हैं वो कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितने एक्टिव हैं, उनकी मोटिलिटी कितनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक बेसिक से टेस्ट से पता चल जाती हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपके डॉक्टर आपको सीमेन एनालिसिस के लिए बोलते हैं तो आप इसको अपने ईगो पे मत लीजिए, बल्कि आप इन टेस्ट को ज़रूर करवाइए। इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब अगर मैं इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं, फीमेल इनफर्टिलिटी में मैं देखती हूं, इंश्योर करती हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं काउंसलिंग पे बहुत फोकस करती हूं। सेकंड थिंग इज़ जो मेडिकेशंस हैं, तो मेडिकेशंस में सबसे पहले हम लोग रूल आउट करते हैं कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, जैसे विटामिन डी की कमी तो नहीं है, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। इनकी वजह से भी कई बार इनफर्टिलिटी हो जाती है। या फिर कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कोई क्रॉनिक वाइट डिस्चार्ज या क्रॉनिक यूटीआई, अगर सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आता है आपको या यूरिन में बार बार इन्फेक्शन रहता है, तो उसकी वजह से भी कई बारी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। बहुत बार जो लेडीज़ हैं वो वाइट डिस्चार्ज को इग्नोर करती हैं, लेकिन आपको इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए। कुछ नहीं है, सिर्फ 5 to 7 डेज़ एंटीबायोटिक का कोर्स हम इसमें देते हैं और उसी से जो इन्फेक्शन है इनिशियल लेवल पर ही कंट्रोल हो जाता है। अगर आप उस टाइम पर मेडिसिन नहीं लेंगे तो ये जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और आपके ट्यूब्स को भी अफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से कई बारी ट्यूबल इन्फेक्शन भी हो जाता है या ट्यूब्स में पानी भी चला जाता है और वो ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण बनता है, जो कि आगे इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। तो मैं इंश्योर करती हूँ कि कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो फिर मैं बेसिक सी मेडिसिन हैं इनफर्टिलिटी के लिए, उन्हीं से हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ हर्बल मेडिसिन भी साथ में ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जो हर्बल मेडिसिन हैं उनके मुझे अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं। स्पेशली जैसे शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, ये जो हमारी नानी दादी के जो नुस्खे होते हैं, कई बार ये बहुत काम के नुस्खे होते हैं। जैसे अगर आप लोग भीगे हुए बादाम लें या ड्राई फ्रूट्स लें या नट्स लें, जैसे पम्पकिन सीड्स लें, सेसमे सीड्स लें या किशमिश का पानी, अंजीर लें, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये भी मैं अपने पेशेंट्स को बहुत बहुत ज़रूरी बताती हूँ। उनकी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड करती हूँ। जैसे पुत्र जीवक हो गया, शिवलिंगी हो गई, इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इम्प्लांटेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके मैं एक उनका पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तैयार करती हूँ इनफर्टिलिटी के लिए। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं या उनको कुछ फ़र्दर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनको मैं रिकमेंड करती हूँ, जैसे कि इनफर्टिलिटी के लिए मैं उत्तर बस्ती का यूज़ करती हूँ। ये एक आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग मेडिकेटेड ऑयल को या मेडिकेटेड मेडिसिन्स वाला जो तेल होता है या घी होता है, इसको हम लोग यूट्रस में इंसर्ट करते हैं ताकि वो आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको अच्छे से ठीक करे, अगर यूट्रस में अंदर कोई इन्फेक्शन है उसको क्योर करे। तो बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के। अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स मैं देखकर उस हिसाब से ही उनका पूरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बनाती हूँ। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आपको इनफर्टिलिटी के केस में, आई नो इट इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ रिलेटेड टू इमोशंस, थोड़ा इमोशन से ये रिलेटेड होती है, लेकिन फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। एक तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है,
प्रॉपर अपने जो टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाएं और प्रॉपर अपनी जो मेडिसिन्स हैं वो ज़रूर लें। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं इंश्योर करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि वो लोग सात्विक लाइफस्टाइल अपनाएं, थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच करें। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमने HCG इंजेक्शंस लगा दिए या हमने हार्मोनल पिल्स दे दी या हमने HMG के इंजेक्शंस लगा दिए और ज़बरदस्ती एग आपका रिलीज़ करवा दिया। तो लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो इनफर्टिलिटी जो है वो एक क्योरेबल डिज़ीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बहुत साल आपकी शादी को हो गए हैं और आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल ही जो अपना होप है उसको छोड़ दें या अपना होप लूज़ कर दें। और इसमें जो एक पॉइंट है वो मैं और ऐड करूँगी कि आपको अपना जो डॉक्टर है उस पर ट्रस्ट ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जो कपल्स होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 1-2 महीना एक डॉक्टर से इलाज कराया, उसके बाद वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं। देखो, ये जो डिज़ीज़ है ये ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसमें हम ये बोलें कि आप 10 दिन का या 20 दिन का कोर्स कर लो और आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर चेंज करते रहेंगे उससे कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने में डॉक्टर आपकी हार्मोन्स को या आपकी पीरियड्स की साइकिल्स को समझते हैं, उनको समझ में आता है आपकी जो प्रॉब्लम है। और इतने में ही अगर आप डॉक्टर चेंज कर देंगे, दोबारा से नए डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंटली इस चीज़ को हैंडल करें तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बिकॉज़ आई नो ये बहुत ही एक इमोशनल और थोड़ा सा टचिंग टॉपिक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग ब्लड टेस्ट, तो आप मुझे कमेंट करिए। मेरा ऑफिशियल नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उस पर मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है या आप मुझे फ़ेस टू फ़ेस, फ़ोन टू फ़ोन कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे ऑफिशियल नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि जो मेरा एक्सपर्टीज़ है वो इनफर्टिलिटी है और इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे से, एक अलग चीज़ हो गई, बट थोड़ा सा मैं इसको इमोशनल वे से भी ज़रूर देखती हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरे एफ़र्ट्स आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा बिकॉज़ वी नेवर नो कौन सी वीडियो कब किसको हेल्प कर जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।